ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, आशीर्वाद दीजिए गुरु जी, ब्लेसिंग्स दीजिए। जय जय गुरु जी, प्यारी संगत को बहुत टाइम बाद आ रही हूँ और आप सबको कुछ लेके आई हूँ आप सबके लिए जो वाकई में मेरे लिए भी अविश्वसनीय रहेगा और आपके लिए भी। लेकिन हम गुरु जी की संतान हैं, गुरु जी के बच्चे हैं, तो गुरु जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये हमारी सोच है कि हमें असंभव लगता है। तो वही सत्संग से शुरुआत करती हूँ मैं। क्या हुआ था कि मैं मेरी बेटी को अभी इस साल 11 मार्च को मैं झांसी छोड़ने के लिए गई क्योंकि उसकी कोचिंग की छुट्टियां हो गई थी। 12th था उसका, तो 12th है मतलब इस साल। तो 10-12 दिन की छुट्टी थी, तो उसको छोड़ने के लिए गई मैं और मेरी बेटी झांसी गई। वहां उसकी मौसी आई हुई थी, नानी वगैरह थी, मामा थे, सब लोग थे। होली का टाइम था, होली भी आने वाली थी 2-3 दिन में। तो मैं गई वहां पर, 11 को पहुंची झांसी। तो संगत जी मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड ने लास्ट ईयर दिवाली के टाइम पे झांसी में एक प्लॉट देखा था। हाँ कि हाँ, हम लोग थोड़ा पैसे का अरेंजमेंट देखते हैं और हम फिर ये आगे आपको दे देंगे। लेकिन हुआ क्या कि नहीं हो पाया। वो किसी भी तरीके से रुक गया। वो प्लॉट हम नहीं खरीद पाए क्योंकि फंडिंग कहीं से कुछ आती हुई दिख नहीं रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम मांगे तो किससे मांगे, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट था। तो और आज की तारीख में इतना बड़ा अमाउंट मांगना, चलो आपको एक बार को कोई दे भी दे, लेकिन आप उसको रिटर्न कैसे करोगे? वो सारी चीजें हमारे मन में थी, बहुत उथल पुथल चल रही थी। हम लोग प्लॉट फाइनली नहीं बुक कर पाए और हम लोगों ने फिर उसको थोड़े दिन बाद कैंसिल करा दिया। मन तो मेरा बहुत दुखी हुआ संगत जी, मैं बहुत रोई भी। मैं क्यों झूठ बोलूं, बहुत रोई भी, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि मेरा खुद का एक घर हो, जो जमीन भी खुद की हो और छत भी खुद की हो। खुद का घर हो और उसको खूब प्यार से और अच्छे से डेकोरेट करूं, सब चीजें करूं। लेकिन जब मन का प्लॉट इतना अच्छा और वो कैंसिल हो जाए तो बहुत बुरा तो लगता ही है। तो फिर क्या हुआ कि होली पे जब मैं अपनी बेटी को छोड़ने के लिए गई, तो 11 को पहुंची थी और 12 तारीख को मैं रूम में अकेली बैठ गई। और मैं बस गुरुजी को बस मैं और गुरुजी, बस हम दोनों थे। और मैं बस गुरुजी से यही बात कर रही थी कि गुरुजी, क्या मुझे एक घर खरीदने का भी मेरी किस्मत में नहीं है कि मैं खुद का घर बना पाऊं, कोई प्लॉट मन का खरीद पाऊं? क्योंकि संगत जी, ऐसा नहीं है कि हमने प्लॉट देखे नहीं थे, बहुत देखे थे। लेकिन बीच में था, वो मेरे मन का नहीं हो पा रहा था कि कॉर्नर का मिले, दो तरफ रोड हो। मतलब मेरे ये मन में था, मैं लूंगी तो प्लॉट ऐसे ही लूंगी कि दो तरफ रोड का हो, 40 फीट रोड होनी चाहिए, ऐसा वैसा, ये सब अपने मन में कैलकुलेशन किया था। तो मैं बस गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी, मेरी पता नहीं किस्मत में क्या है, मैं फाइनली बुक कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। और अगर मेरी किस्मत में नहीं है ना गुरुजी प्लॉट लेना और मेरा घर बनाना, तो प्लीज आप है। और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से बहुत बुरा फील होता है, और पता नहीं क्यों मैं उसी साइट को, जिस साइट पे मैंने वो पसंद किया था, घूम फिर के मेरा माइंड जो है वहीं साइट पे जाता था। कि मैं जब भी झांसी जाती थी तो मुझे वो साइट याद आती थी कि वो बुक कराया कि नहीं कराया। इधर मेरा कन्वर्सेशन गुरुजी के साथ चल रहा था और इधर जो है मेरे हस्बैंड का फोन आता है उसी टाइम पे। और वो कहते हैं कि शिल्पी तुम जाके देख के आओ प्लॉट। अब तो मैं भड़क गई अपने हस्बैंड पे। मैंने कहा ये क्या है? मतलब तुम वहाँ हमें भेजते रहो, कभी खुद चले जाओ, लेना है नहीं, पैसे हैं और मैं नहीं जा रही। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं तुम जाओ, पसंद करो, लेना तो है ही, बुक तो करेंगे ही, और तुम देख के आओ जाके। तो संगत जी, अब मैं गई, मैंने कहा इधर मैं गुरुजी से कन्वर्सेशन कर रही हूँ और इधर आदित्य का कॉल आ रहा है, मतलब मेरे हस्बैंड का कॉल आ रहा है। तो इट मीन्स कहीं शायद गुरुजी ने उनके थॉट में डाला होगा ताकि मैं उस साइट तक पहुंचूं। तो मैंने गुरुजी का आदेश समझ के मैं गई, अकेली गई उस साइट पे। अब संगत जी पहुंची और मैंने पूछा कि भैया ये प्लॉट खाली है अभी, मतलब बिका तो नहीं? तो उन्होंने कहा वो बिक गया। अब संगत जी मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा लो, जो पसंद कर रही थी वो बिक गया। अच्छा संगत जी, वो मैं बताती हूँ कि वो प्लॉट जो था उसका एक तरफ फेस पड़ रहा था उत्तर दिशा की तरफ, और दूसरी तरफ उसका जो फेस पड़ रहा था वो पड़ रहा था दक्षिण दिशा की तरफ। तो और वो थोड़ा सा आर्च में भी था। तो अब मन में बहुत बुरा तो लग रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो जैसी गुरुजी की मर्जी। फिर मैंने पूछा भैया और कोई प्लॉट वगैरह है? तो जहां उसने दिखाया गलियों में, पतली पतली गलियों में और आड़े टेढ़े प्लॉट वो सब, मैंने कहा लगता है अब गुरुजी ने फाइनल कर लिया कि मुझे नहीं दिलवाना है। और मैं अपने मन में कोसे जा रही थी, अपने आप को बहुत बुरा फील कर रही थी। फिर मैंने कहा कि भैया फाइनली हो गए ना आपके प्लॉट? कह रहे नहीं नहीं, अभी और हमने जमीन खरीदी है, आप थोड़ा सा आगे जाओ और देख लो एक बार। मैंने कहा ठीक है भाई।
गई मैं गाड़ी से, तो ब्रोकर के साथ, देखा तो वहाँ पर वो थोड़ा अच्छी लग रही थी, ठीक है? और वहाँ प्लॉट्स वगैरह उसने दिखाए, अच्छे थे, खुले-खुले थे और एक प्लॉट मुझे पसंद आया। मैंने कहा भैया ये मुझे अच्छा लग रहा है। फिर मैंने कहा कि चलो मैं अपने हस्बैंड को वीडियो कॉलिंग पे दिखा देती हूँ, ये प्लॉट। तो वो भी देख लेंगे, मैं उनको लोकेशन समझा दूँगी, रोड-वोड का डायरेक्शन समझा दूँगी। हस्बैंड को वीडियो कॉल किया तो उन्होंने कहा, "नहीं-नहीं, ये बहुत अंदर है, मुझे पसंद नहीं आ रहा।" अब मेरा संगत जी फिर दिमाग खराब। मैं मन कर रहा था मैं वहीं बैठ के रो जाऊँ, रोने लग जाऊँ। अब भाई फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। फिर मैंने ब्रोकर को भी कुछ नहीं बोला, मैंने कहा भैया अभी हम घर जाते हैं, कंसल्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। बस घर आई और कमरा बंद करके घर वालों ने पूछा, "तुम प्लॉट देखने गई थी, क्या हुआ, क्या हुआ?" मैंने कहा प्लॉट बहुत अच्छा था लेकिन ले नहीं पाएँगे हम। मैंने साफ मना कर दिया। तो फिर अंदर बैठ गई एक कमरे में और अच्छा मेरे मायके में एक ड्राइंग रूम था मेरा, जिसमें मैं पढ़ा भी करती थी और मेडिटेशन भी करती थी, सब चीज़ें करती थी। तो आज भी मैं मेरे को जब कभी कुछ अकेले में गुरुजी से कुछ बात करनी होती है, तो मैं उसी रूम में जाके बात करती हूँ गुरुजी से। फिर फाइनली मैं गई। फिर मैं गुरुजी से बोल रही, "क्यों भेजा मुझे? मैं तो आपकी आदे आगे आज्ञा समझ के चली गई थी। मेरा वो प्लॉट भी जो पसंद का था, वो भी बिकवा दिया आपने और अब क्या फ़ायदा?" वो हस्बैंड को भी मना कर दिया उन्होंने कि वो पसंद नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, जबकि वो अच्छी लोकेशन का था, इतना मुझे समझ में आ रहा था। अब इधर कन्वर्सेशन कर रही हूँ, चलो वो बात आया गई हो गई। नेक्स्ट डे जो है 13th को मेरे हस्बैंड का फिर सवेरे फ़ोन आता है। उन्होंने कहा, "क्या हो रहा है?" मैंने कहा, "कुछ नहीं।" तो उनको समझ में आ गया कि इसका मूड बहुत ऑफ है। तो उन्होंने कहा कि, "अच्छा तुम्हें पसंद आ रहा था वो प्लॉट?" मैंने कहा, "अब कुछ मत पूछो, मुझे इस विषय पे बात ही नहीं करनी है।" मैंने कहा, "अब लेना ही नहीं है हमने, जैसा है फ्लैट में ही रह लेंगे, अब रहने दो हमारी किस्मत में ही नहीं है, बार-बार मेरा मन दुखी होता है, मुझे बात ही नहीं करनी है।" तो उन्होंने कहा, "नहीं-नहीं तुम अच्छा तुम्हें पसंद आ रहा था, तो तुम जाओ, तुम बुक कर लो।" मैंने कहा, "फिर तुम बाद में देखोगे, अभी तो मैं अकेली हूँ, फिर बाद में अगर तुम जाओगे और फिर नुक्ताचीनी करोगे कि नहीं ये ऐसा नहीं, वैसा नहीं, बहुत अंदर है, ये वो।" कह रहे, "नहीं तुम्हें पसंद आ रहा है ना, तुम्हें पसंद आना चाहिए, तुम्हें पसंद आ रहा है तो तुम बुक कर लो।" मैंने कहा, "ठीक है, मैं जा रही हूँ।" फिर फाइनली अपनी बेटी को लेके गई, लेकिन जाने से पहले मैंने फिर गुरुजी से अरदास की। मैंने कहा, "गुरुजी, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसमें आपकी रज़ा ना हो। बिना आपकी रज़ा के कुछ नहीं, चाहे मुझे ज़िंदगी भर ये टीज़ लेके ये दुखी मन से रहना पड़े कि मेरे को घर नहीं मिला, मेरे को प्लॉट मन का नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं सहन कर लूँगी। लेकिन मैं आपके बिना, आपके आदेश के बिना और आपकी रज़ा के बिना मैं कोई काम नहीं करूँगी।" और मैंने कहा, "अभी भी आप ये देख लेना, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ा, मैं फाइनली जा रही हूँ बेटी को लेके। अगर वो प्लॉट लेने की हमारी हैसियत है, क्योंकि हमारे पास अभी अमाउंट नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपने देखना है कि वो आगे कैसे क्या व्यवस्था हो सकती है, अगर आपसे हो पाए तो हम फाइनली बुक करा देना। चलो ठीक है, मैं बेटी को लेके घर के बाहर ही निकली, 2 बटरफ्लाई उड़ती हुई गईं। बीच रास्ते में बटरफ्लाई उड़ती गईं। फिर जब हम वहाँ पर पहुँचे तो मैंने पसंद कोई और किया था, आगे का किया था, लेकिन उसका नंबर थोड़ा-सा डिफरेंट था और फिर वो एक बटरफ्लाई जो मतलब वहाँ दिखी काफ़ी बड़ी ब्लैक कलर की और वो उस प्लॉट के ऊपर से जाती हुई दिखी, उस प्लॉट से। फिर मैंने एक नक्शा देखा, फिर फाइनली पूछा, मैंने कहा, "भैया ये वाला प्लॉट कौन-सा है?" तो उन्होंने कहा, "60।" मैंने कहा, "ठीक है भैया, यही बुक करो, इसकी दिशा सही है, पूरब और उत्तर दिशा का है, मुझे यही वाला प्लॉट चाहिए।" तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर आप बुक कर दो। अब बुक करने में तो मेरे को बड़ा हालत खस्ता हो रही थी। मैंने कहा बुक करूँ फिर कैंसल हो। मैंने कहा गुरुजी अब मैं जा रही हूँ। अगर आपको फिर भी अभी मैं बोल रही हूँ साथ चलो मेरे। अगर सब चीज़ें ठीक होंगी तो ठीक है, नहीं तो अड़ंगा डलवा देना, कुछ तो भी मना करवा देना कि मैं वहाँ से उठ के आ जाऊँ। मैं बुकिंग ना करूँ। फिर फाइनली हम लोग मैं और मेरी बेटी उन उस ब्रोकर के साथ उसके ऑफ़िस गए। 13 तारीख का दिन था, ठीक है? थर्सडे का दिन था, पूर्णमासी का दिन था, मतलब बड़ा कैलेंडर में मैंने देख के गई थी, मैंने कहा चलो गुरुजी ने ब्लेस की हुई है डेट। तो गई फाइनली वहाँ पर, तो 1 लाख रुपए का अमाउंट दिया वहाँ पर और क्योंकि मैंने शेयर से कुछ पैसे निकाल रखे थे, तो 1 लाख रुपए था मेरे अकाउंट में, मैंने वो डाल दिया। अब संगत जी आप ये देखो कि मैंने रसीद अपने नाम पे नहीं कटवाई। मैंने रसीद पे बोला आप ये गुरुजी के उससे हो रहा है, ये गुरुजी का नाम आप रसीद पे लिखो। तो उन्होंने गुरुजी नाम की रसीद काटी। जो रसीद काट रहे थे, उन अंकल का नाम गुरुजी था। ऑफ़िस स्टाफ पूरा उन अकाउंटेंट अंकल को बोलते थे गुरुजी। तो गुरुजी ने काटा और उनका उस दिन बर्थडे भी था। तो सब अच्छा-अच्छा था और उस दिन फाइनली गुरुजी का आशीर्वाद लेके थैंक यू करके वो रसीद लेके आई और उसमें बोल दिया था कि आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में अ,
गुरुजी के हवाले छोड़ दिया। 10% अमाउंट उन्होंने लिख दिया कि आपको 5 लाख रुपए आपको जमा करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं गई वापस, उस दिन मेरी लौटने की ट्रेन थी, मैं वापस आई। 28 तारीख को फिर गई, अपनी बेटी को फिर लेके आई। अच्छा, इस ड्यूरेशन में मैं बताऊँ आपको कि मार्च मंथ में और फ़ेब मंथ से ही चालू हो गया था, मुझे ना विज़ुअलाइज़ हो रहे थे शिवलिंग खूब। मैं आँख बंद करती थी तो शिवलिंग दिखती थी, मेडिटेशन करती थी मुझे तो बताया शिवलिंग था दिखती आपने, थी। शिल्पी हाँ, आपने मुझे आपको बहुत बताया था। हाँ, आपको बताया था। और रात को सोती हूँ तो मुझे खूब शिवलिंग दिखे। इवन और जो शिवलिंग मुझे दिख रही है, और चांस की बात ये थी कि जैसे कि यूट्यूब पे कोई वीडियो आ जाता है, शॉर्ट्स आ जाते हैं, उसमें एक शिवलिंग तुरंत वैसी दिखी कि बीच में पिंडी रखी हुई है, साइड में सिल्वर का पूरा वो है और एक सिल्वर का नाग लपेटा हुआ है। वो मुझे कालेश्वर जी के, उज्जैन महाकालेश्वर जी के। तो ये बात मैंने सोनिया दीदी को भी बताई थी। तो ये शिव पुराण पढ़ रही थी तो कहीं न कहीं मेरे मन में ये थॉट भी आ रहा था कि मुझे शिव पुराण पढ़नी है, क्योंकि शिवलिंग दिख रही थी और एक अंदर से भाव आ रहा था कि मुझे शिव पुराण पढ़नी है, शिव पुराण पढ़नी है, तो ये भी था। कब पढ़नी है ये मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर दिया था। जब मैं बेटी को छोड़ने के लिए गई थी, तो वो यहाँ पर नासिक में आ चुकी थी। तो अब बेटी को लेके भी आ गई 28 तारीख को। फिर क्या हुआ कि अ, फिर क्या क्या हुआ था कि इस ड्यूरेशन में मेरे को एक सपना आया, और सपने में जस्ट मुझे ये दिखा कि मेरे गेट का दरवाजा आधा खुलता है और गुरुजी आधे अंदर होते हैं मेन एंट्रेंस से और आधे अंदर बाहर होते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तेरे घर आने वाला हूँ, ठीक है? और वो उनकी वॉइस, मैंने कहा ज़रूर आइए आप गुरुजी, आपका स्वागत है। लेकिन दूर-दूर तक संगत जी मेरा कोई सत्संग करने का कोई थॉट ही नहीं था, क्योंकि हम 2 बार ऑलरेडी कर चुके थे और कोई दूर-दूर तक थॉट नहीं था हमारा। अच्छा, इधर क्या हुआ कि मेरे सत्संग यूट्यूब पे चल रहे थे, तो लास्ट सत्संग मैंने जो शेयर किया था, तो सोनिया आंटी का फिर बाद में मेरे पास कॉल आता है कि कोई महाराष्ट्र मतलब नासिक के पास धुले जगह है, तो धुले की एक आंटी हैं, वो नासिक में गुरु परिवार से जुड़ना चाहती हैं। तो शिल्पी हम तुम्हारा नंबर दे दें? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल दे दो आप, उनको जोड़ लेंगे। तो फाइनली उन्होंने मुझे नंबर दिया और उनका भी कॉल आया। देन मैंने फिर यहाँ पर जो एडमिन है, यहाँ गुरु परिवार जो चलाती हैं, उनको फ़ोन किया उन आंटी को कि मैंने कहा आंटी ऐसे-ऐसे धुले की आंटी है, आप उनको ग्रुप में ऐड करो। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि शिल्पी तुमसे एक बात करनी थी, मैं बात कहूँ क्या? तुम मेरी बात मानोगी क्या? मैंने कहा हाँ, बोलो। तो उन्होंने कहा कि 7 तारीख को हम चाहते हैं कि तुम्हारे घर में सत्संग हो। 7 तारीख को, 7 अप्रैल को। मैंने कहा जय गुरुजी, मैंने कहा बिल्कुल करो, और जैसे ही उन्होंने बोला ये चीज़, मैंने तुरंत उनको सपने वाली बात करी। मैंने कहा देखो गुरुजी तो थोड़े दिन पहले ही आए थे और कह रहे थे कि मैं तेरे घर पे आऊँगा, लेकिन ऐसे आएँगे वो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। तो मैंने कहा बिल्कुल आप डन कर दो, ये 7 तारीख को हमारे घर में ही होगा। ठीक है, अच्छा मैंने कैलेंडर देखा 7 तारीख को कि दिन क्या पड़ रहा है, देखा तो मंडे पड़ रहा है। फिर 6 तारीख पे नज़र गई तो मैंने देखा कि उसमें रामनवमी, मैंने कहा अच्छा नवरात्रे आ रहे हैं। तो फिर मैंने कैलेंडर में देखा शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो 29 से। फिर मैंने सोनिया दीदी को फ़ोन किया, कि सोनिया आंटी को फ़ोन किया, मैंने कहा दीदी मैं ऐसे-ऐसे शिव पुराण पढ़ना चाहती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पढ़ूँ, मंदिर में जाऊँ कि घर में पढ़ूँ? मैं चाहती हूँ कि और लोग भी सुनें, उस चीज़ का फ़ायदा और लोग भी लें। तो सोनिया आंटी ने बोला कि तुम्हारे को सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब का मिलेगा, तो तुम यूट्यूब पे शेयर करो। मैंने कहा जय गुरु जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब कहीं इधर-उधर मूवमेंट भी नहीं करना पड़ेगा और एक जगह पे एक टाइम में कई लोग सुन सकते हैं। तो फिर शिव पुराण की शुरुआत हुई, हमने शिव पुराण पढ़ा और 6 तारीख को रामनवमी के दिन, अच्छा मेरे पास 1 तारीख को गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे घर पे लक्ष्मी आने वाली है। इधर शिव पुराण के पाठ चालू हो गए नवरात्रों में, और इधर 1 तारीख को 1 अप्रैल को मेरे पास मैसेज आता है कि तेरे पास लक्ष्मी जी आने वाली है। अब वो क्यों आने वाली है उसका भी मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। मतलब आप ये देखो कि जब प्लॉट हमने गुरुजी के नाम पे लिया, तो व्यवस्थाएँ कैसे बना रहे हैं गुरुजी, ठीक है? तो अब प्लॉट के लिए हमें पैसे देने थे, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि चलो हस्बैंड ने जॉब छोड़ी थी तो पीएफ का अप्लाई कर देते हैं। तो पीएफ का अप्लाई करेंगे तो कुछ अमाउंट उससे आ जाएगा, तो थोड़ा अमाउंट हम दे देंगे इसमें। तो हस्बैंड ने 20 तारीख को अप्लाई किया वहाँ पर पीएफ के लिए, और इस प्रोसेस को करने के लिए, पीएफ से फंड आने के लिए जो है कम से कम 20-25 दिन का प्रोसेस लगता है, ठीक है? और हस्बैंड के अकाउंट में 29 तारीख को ही
जो शिव पुराण पढ़ने का पहला दिन था, उसी दिन फंड ट्रांसफर हो गया। अच्छा हस्बैंड ने मुझे ये वाली बात बताई नहीं, ठीक है? सीक्रेट रखी ये वाली बात। और इधर 1 तारीख को गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे घर पे लक्ष्मी जी आने वाली है। मैंने कहा जय गुरुजी, मैंने कहा आने वाली है लेकिन पता नहीं कब आएँगी, क्योंकि हमें पीएफ का ही ध्यान था। तो इधर 6 तारीख होती है, रामनवमी का दिन होता है और रामनवमी वाले दिन जो है मतलब 1 दिन पहले 5 तारीख तक हमने पूरा शिव पुराण पढ़ लिया था, सिर्फ़ मेरे 2 पेज बाकी थे। वो मैंने 6 तारीख को रामनवमी वाले दिन कंप्लीट किए, देन फिर लंगर प्रसाद बनाकर क्योंकि कन्या भोज भी करना था, तो मैं सप्तशृंगी यहाँ माता का मंदिर है, वहाँ गई, वहाँ सारी कन्याओं को वहीं उसी मंदिर में मतलब सोचो गुरुजी ने कन्या भोज भी कहाँ कराया, माता के मंदिर में करवाया। बकायदा, तो वहाँ बहुत अच्छे से हुआ। शिव पुराण पढ़ी थी, तो उसका उद्यापन भी करना था, तो खीर प्रसाद भी मैंने थोड़ी-थोड़ी बाँटी और फिर 7 तारीख को गुरुजी का सत्संग होना था, तो मैंने 7 तारीख के लिए खीर प्रसाद रख लिया था कि बाकी संगत आएगी तो उनको भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फाइनली 6 तारीख को रामनवमी वाले दिन हमने डिसाइड किया कि फर्स्ट वीक आ ही गया है, फंड ट्रांसफर कर ही देते हैं, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि पीएफ का फंड नहीं आया क्या तुम्हारे पास? हमें वो प्लॉट का अमाउंट जमा करना है। तो हस्बैंड ने कहा कि वो आ चुका है। मैंने कहा जय गुरुजी। तो फाइनली गुरुजी ने पहली इंस्टॉलमेंट जो थी 10% की, वो पीएफ के थ्रू गुरुजी ने वो पे करवा दी। अब दुगदुगी लग रही थी कि अब बाकी का जो बड़ा अमाउंट है वो कहाँ से आएगा? तो संगत जी वो बहुत लंबा है और वो जुड़ा है मेरी अमृत वेला से, जो हमने सोनिया आंटी के साथ में मिलके अमृत वेला करी थी। उसमें अनबिलीवेबल हुआ था प्लॉट कैसे लिया मैंने ये वाला पार्ट मैं आपको इसी का बता देती हूँ, बाकी सारी चीज़ों का बाद में बता दूँगी। तो बाकी की इंस्टॉलमेंट मेरी रह गई थी, तो पेमेंट का बड़ा टेंशन लग रहा था कि क्या करेंगे? हाँ, आप हाँ। मुझे बताते हो सबको बताना कि कितने साल से आप प्लानिंग कर रहे थे? सपना था आपका, शुरू से मेरा तो लेके ड्रीम था, काफ़ी टाइम से था मतलब कहते हैं ना बचपन से ही था कि मेरा खुद का घर होना चाहिए, घर यानी घर। लेकिन कोइंसिडेंस मेरे साथ में ये था कि शादी के बाद फ्लैट पे फ्लैट, फ्लैट पे फ्लैट, फ्लैट पे फ्लैट, फिर रेंट के लिए भी किराए मतलब रेंट पे भी ले रहे हैं तो सारे इतने ढेर सारे फ्लैट बदल चुके। मैं ऊब गई थी फ्लैट लेते-लेते और बहुत ज़्यादा होपलेस भी थी हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये है नहीं मेरी लाइफ में, मेरी किस्मत में ही नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे फ्लैट ही है किस्मत में, तो वो सारी चीज़ें। कई बार कोशिश भी की लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि फंडिंग का कुछ अरेंजमेंट हुआ ही नहीं था। तो अभी इसका ये था कि 20 लाख रुपए मेरे ख्याल से 15-20 लाख रुपए की और रिक्वायरमेंट थी। 20 लाख 6 लाख रुपए हो गए। हाँ, तो ये मान के चलो 20 लाख रुपए की और रिक्वायरमेंट थी। अब वो कैसे पूरा हो? तो अमृत वेला की हमने और अमृत वेला में माँगना कुछ नहीं चाहिए। सभी लोग बोलते हैं कि गुरुजी से कुछ नहीं माँगो, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल तो बच्चा है जी, माँगता ही है, शरारतें करता ही है, माँग भी लेता है और इधर कहता है नहीं, नहीं गुरुजी आपकी रज़ा से ही होना चाहिए। तो वो थोड़ी शरारत मैंने भी की। मैंने गुरुजी से अर्ज़ी भी की। मैंने यही बोला, मैंने कहा कि गुरुजी ये मेरी डिमांड नहीं है। ये मेरी डिमांड बिल्कुल नहीं है। मैं जस्ट आपके सामने ये अमृत वेला करने जा रही हूँ। लाइफ़ आपके हवाले है और जो मेरी ये अर्ज़ी है, ये मैं आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। आपको जो उचित लगे, आप वो पूरा करना। तो मेरी 4-5 थी चीज़ें, जो मैंने गुरुजी के आगे रखी। उसमें एक ये प्लॉट लेने का भी था कि गुरुजी आधी रास्ता तो आपने तय करा दिया, अब फाइनली मुझे वहाँ मुकाम तक पहुँचना है, तो वो आप प्लॉट जो है फाइनली आप उसकी रजिस्ट्री करवा दो। आप ही करो जो भी करना है। मुझे नहीं पता पैसा कहाँ से आएगा क्योंकि कहीं दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं कि कहाँ से क्या होगा। तो अभी लास्ट मंथ 24 तारीख को हम लोग वहाँ गए मतलब मेरे ससुराल में मेरी ननंद की लड़की की शादी थी, तो मेरी पूरी फैमिली गई और उसी ड्यूरेशन में कई सत्संग जो मैंने अमृत वेला में गुरुजी से डिमांड की थी, वो लगातार लाइन से हुए। पूरे 40 दिन की अमृत वेला खत्म होने के बाद, एक विश मेरी अमृत वेला के ड्यूरेशन में हो गई थी, 2 दिन खत्म होने के लिए रह गए थे, वो पूरी हुई, बाकी की बाद में हुई। तो उसी ड्यूरेशन में बिल्कुल नॉर्मली कहीं से कोई मतलब हड़बड़ाहट नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत स्मूथली सारे काम हो गए। मतलब कोई बर्डन नहीं, कोई टेंशन नहीं और वहाँ जाके मेरे हस्बैंड ने गाँव में ही एक हमारी ज़मीन थी 3.5 बीघा, तो वो ज़मीन के लिए ग्राहक पहले से तैयार था, उसने ज़मीन वगैरह देख ली थी, पेपर्स वगैरह पहले भेज दिए थे हमने शादी में जाने से पहले और हमें ये लग नहीं रहा था कि वो ले लेगा। बिल्कुल नहीं लग रहा था, हमें लग रहा था कि चलो देख रहा होगा, लेकिन बहुत से लोग देखते हैं लेकिन लेते कुछ नहीं है।
हम लोग जस्ट ऐसे ही फीलिंग लिए हुए थे, कोई दिमाग में ये होप नहीं बांधी थी कि वो ले लेगा। तो फाइनली हस्बैंड को कॉल आया कि तुम नेक्स्ट डे आ जाओ और रजिस्ट्री है। तो हस्बैंड ने किया। आप संगत जी ये देखिए, 1 रुपया ना कम, ना 1 रुपया ज़्यादा, जितना अमाउंट रजिस्ट्री तक के खर्चे में मेरा लगना है, वो गुरुजी ने दिलवा दिया। तो इस तरीके से गुरुजी ने मतलब लाज रखी है अपने बच्चों की, जो उनसे एक्सपेक्टेशन की, जो उनसे अर्जी की, वो गुरुजी ने लाज रखी। और मैं कह रही हूँ कि इसमें अमृत वेला का बहुत बड़ा रोल है। और संगत जी, डिवाइन अमृत वेला यानी कि अमृत बरसाने वाली है। आपका रोम रोम ये फील करेगा कि हम अमृत वेला के अमृत को का रस ले रहे हैं, जो कि हम शब्दों से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसकी फीलिंग, उसकी एनर्जी, उसकी पावर, वो एक स्ट्रेंथ आपके अंदर पॉजिटिव रहती है। लोगों को लगता है कि भाई हम 3 बजे जगेंगे, हमारा पूरा टाइम टेबल बिगड़ जाएगा, ये है वो है। तो संगत जी, हम सीधे सीधे बोलते हैं, 40 दिन की अमृत वेला हम लोगों ने की थी, 40 मिनट की थी। तो हम लोग 3:20 पे जुड़ते थे और 4 बजे तक अमृत वेला होती थी। बहुत परसों एक्सक्यूजेस रहते हैं, हमारे साथ में भी एक्सक्यूजेस रहते हैं। हमें मतलब आप ये सोचो कि अमृत वेला के ड्यूरेशन में भी कई बार आपको लगे कब जल्दी से खत्म होगी। अच्छा, अब इतने दिन बचे हैं, अब ये है वो है, कई बार आपको ये फील भी आएगा। लेकिन जब धीरे धीरे आप वो टाइम बढ़ता चला जाएगा, आपके 10 दिन, फिर 15 दिन, फिर 20 दिन, तो आपकी सोच भी ना चेंज होती चली जाएगी। आपको अच्छा दिखने लगेगा, एक माइंड पीस, एक एनर्जी आपको फील होने लगेगी। एक मन में सेटिस्फेक्शन रहती थी कि हमने भगवान को टाइम दिया, जो कि एक मन में ना पूरे दिन मेरे ना गिल्ट रहती थी कि मैं ना भगवान के साथ बैठ नहीं पा रही हूँ, मैं उनको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। बस पूजा की, धूप भी किया और उठ गए। वो उसमें मुझे एक पीस मिलती ही नहीं थी कि मैं बस तसल्ली से बैठ के कुछ वो करी हूँ। लेकिन ये जो 40 मिनट थे ना, बहुत अच्छा लगता था कि मतलब मैंने भगवान के लिए टाइम निकाला और भगवान मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको फील कर पा रही थी। मैं शुभ दिन हम लोग की अमृत वेला स्टार्ट हुई थी 13 अप्रैल को। हम लोगों ने बैसाखी वाले दिन शुरू किया था और लास्ट हमारा मेरे ख्याल से 24 को 23 को हुआ था, शायद 23 को हुआ था। वो भी वहां पर गोल्डन टेम्पल पे हुआ था। तो ये सारी चीजें गुरुजी ने बहुत यूनिक और बहुत ही प्यारी की और सबकी विशेष पूरी हुई हैं। एक्चुअली गुरुजी ने ये बात कही थी, ये बात सही है। मैंने भी काफी सत्संग में सुना था कि जब गुरुजी बोलते थे कि संगत पूछती थी कि अमृत वेला में हम नहीं उठ पाते, तो गुरुजी यही कहते थे कि जब तुम मुझसे कनेक्शन बनाओगे वो अमृत वेला है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि गुरुजी अपनी संगत से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वो जानते हैं कि अपन कितनी प्रॉब्लम्स में और कितने जिम्मेदारियों के साथ में सब कर रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि कोई टेंशन लेके या कोई ऊपर प्रेशर लेके करें। लेकिन संगत जी, एक बात ये जरूर सोचो कि जिसने हमें सांसें दी, जो हमें जीवन दिया, जिसने हमें हर कुछ दिया, हम उनके लिए 40 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे। हम इतने बड़े आलसी हो गए हैं। मतलब जब मेरे अंदर ये आता था कि नहीं यार, नहीं उठा जाएगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बस ये चीज मैंने अपने माइंड में की कि जिसने हमें जीवन दिया, हम उसके लिए 40 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे सवेरे जल्दी उठ के। फिर थोड़ा गिल्ट लगा, फिर मैंने कहा कि नहीं, उठना चाहिए। जी, मैं आपको बताऊं कि मेरी परीक्षा भी बहुत हुई है। अमृत वेला के 40 दिनों के बीच में मेरा इतना ट्रैवल गुरुजी ने करवाया, इतना ट्रैवल करवाया, और मेरी अमृत वेला मैंने 2:30 बजे, 3 बजे उठ के मैंने ट्रेन में की है। बकायदा मैं चला लेती थी जगजीत साई के पाठ, और जो भी मुझे करना होता था, जो पढ़ना होता था, वो मोबाइल में बकायदा फोटो खींच के लेके जाती थी और पाठ सुन लेती थी, मंत्र जाप कर लेती थी मुंह से, और जो शुक्राना का जो था वो मैं पढ़ लेती थी अपने मोबाइल से। इस तरीके से मतलब गुरु जी का ही बोलेंगे, हमारा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे करवाई और हमारी छूटने भी नहीं दी। एक भी दिन नहीं, चाहे हम ट्रेन में हो, चाहे कहीं पे भी हो, गुरुजी ने हमारी करवाई है, ये मान के चलो। तो ये सब भी करवाने वाले हैं संगत जी। और ये गोल्डन टाइम पीरियड अगर आपको मिलता है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अमृत वेला की, तो आप जरूर करो। और हम जब करते हैं, जब कुछ होना होगा ना, अरे गुरुजी अमृत वेला कर लेंगे, अरे गुरुजी ऐसे कर हाँ, और और जैसे कई ही वो लोगों की पूरी हो जाती है, मान लो हफ्ते 2 हफ्ते में, तो वो छोड़ भी देते हैं, वो पूरी नहीं करते। नहीं हो पा रहा, रहने देते हैं। आपको एक चीज और बताऊं, मैं जिस फ्लैट में रहती थी, जहां से मैंने सब चीजें की, उस घर में मैंने बहुत सत्संग और शिव पुराण भी पढ़ ली, सब चीजें कर ली, लेकिन उस घर का कुछ तो भी गड़बड़ था सिस्टम। हम 3 साल हो गए थे उस फ्लैट को, और मेरे हस्बैंड बीमार पे बीमार, हस्बैंड बीमार, मेरी भी प्रॉब्लम बहुत रही है, मेरी बेटी बहुत बीमार रही है उस फ्लैट में। मतलब हमारा 3 साल मैक्सिमम पैसा बीमारी में ही गया है।
ठीक ही नहीं हो रहा था। और मैंने अमृतवेला में मेरे हस्बैंड में अमृतवेला में मैंने अपने हस्बैंड के लिए बोला था गुरुजी से कि गुरुजी अब इनका स्वास्थ्य ठीक करो, क्योंकि हम 3 साल से बहुत ऊब चुके थे और हस्बैंड इतनी दवाइयां खा रहे थे ना संगत जी, कि मैं क्या बताऊं। मतलब एक छोटी सी चीज होती थी, उनको कुछ भी बॉडी में पेन प्रॉब्लम हो रही है तो उनका पेट फूलने लगेगा, गैस की प्रॉब्लम होने लगेगी, उनको बीपी एकदम से बढ़ने लगेगा। मतलब बहुत सी चीजें, और वीक तो इतने ज्यादा हो गए थे कि मतलब लगता ही नहीं था, उनका 60 kg वेट हो गया। तो बहुत ज्यादा हम लोग टेंशन में थे। तो मैंने अमृतवेला में बस गुरुजी से ये कहा था कि गुरुजी बस इनका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, और गुरुजी को ये पता था कि जब तक हम उस फ्लैट में रहेंगे तब तक वो बीमारी चलती रहेगी। और आप संगत जी ये देखिए कि मैंने बस ये ठान लिया था, क्योंकि उसका वास्तु के हिसाब से वॉशरूम वगैरह भी गड़बड़ था। तो हम लोग फ्लैट सर्च कर रहे थे, तो अमृतवेला के ड्यूरेशन में ही हमें, अभी मैंने चेंज कर लिया है तो ये फ्लैट दिखा, फुल फर्निश्ड, किराया भी उससे आधा, और बहुत अच्छा और पॉजिटिव वाइब्स इस फ्लैट के। मतलब इसमें जो किराएदार पहले रहते थे, हमने उनसे पूछा भी कि भाई आपके यहाँ कोई बीमार बीमार तो नहीं रहा, क्योंकि हम लोग स्पेशली हस्बैंड की वजह से ही चेंज करवाया कि भाई वो बीमार रहते हैं तो दूसरा फ्लैट ऐसी गलती ना हो। तो उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे वाइब्स आते हैं, आप बेझिझक होके आओ। तो आप ये देखो कि हम 7 तारीख को, देखो गुरुजी ने ब्लेस भी कौन सी तारीख को किया, हम लोग शादी से लौटे हैं 7 तारीख को सुबह 3:30 बजे, और सुबेरे 7:30 बजे उठ के मैंने अपनी सारी पैकिंग वगैरह करी है, क्योंकि शादी के ड्यूरेशन में हमने किराया विराया दे दिया था, उसको डिपॉजिट कर दिया था ओनर को। और 7:30 बजे हमने पैकिंग शुरू की है, और रात को 7:30 बजे हमने पूरा सामान शिफ्ट कर लिया। और इसमें भी आप देखो कि क्या हुआ कि जब हस्बैंड ने कहा कि चलो जब मूवर्स पैकर्स वाले आएंगे वो तो करेंगे ही करेंगे, मैं सबसे पहले जाके अपना सामान लगा देता हूँ, ठीक है। अब हस्बैंड आए गाड़ी से सामान लेके, अब ताला ना खुले, ताला खुल ही नहीं रहा। ओनर आई, ठीक है, और जिन्होंने ये फ्लैट दिलवाया वो आए, सब लगे ताला खोलने, कोई नहीं खुल रहा। तो हस्बैंड जो है सामान रख नहीं पाए, आ गए वापस। तो हस्बैंड ने कहा ताला ही नहीं खुल रहा था। मैंने कहा चाबी सही थी? तो कह रहे हाँ चाबी सही थी, ओनर भी आया था उससे भी नहीं खुल रही। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? फिर दिमाग की बत्ती जली। मैंने कहा तुम ऐसे कैसे चलेगा बिना गुरुजी के? मैंने कहा गुरुजी जाएंगे तब तुम्हारा ताला खुलेगा। फिर मैंने कहा कि चलो अब चलते हैं गुरुजी को साथ लेके। फिर देन मैंने गुरुजी की फोटो स्वरूप लिया। मैंने फिर जिसने फ्लैट दिलवाया उनके पास चाबी दिखी थी, मैंने कहा आप जाके देखो चाबी लग रही है कि नहीं। तो उन्होंने चाबी लगाई तो उनसे लग गई, क्योंकि उन्हें पता है ना कि गुरुजी आने वाले हैं अब। तो तब ताला खुल गया उसी चाबी से। देन आई, मैंने कहा अभी सब लोग बाहर रहो, पहले गुरुजी मंदिर में स्थापित होंगे तब सब लोग अंदर आना। फाइनली जब गुरुजी आए अंदर, तब सब आए हैं, तब सारे काम हुए, ये मान के चलो। मतलब गुरुजी ने ये दिखा दिया कि तेरा ये फ्लैट भी मेरी मर्जी से आया था, तू मेरे बिना कैसे ताला खोल सकती है? ताला ही नहीं खुल रहा था। आप ये देखो, अभी यहाँ आए हैं, टचवुड, गुरुजी की कृपा है कि कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं हुई, बीमारी की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ ठीक है। और वो सब गुरुजी की रजा है। तो गुरुजी जानते थे हमारे लिए क्या बेटर है, फ्लैट चेंज करना ही बेटर है। और शायद मैं अमृतवेला नहीं करती तो ये सारी चीजें नहीं होती इतनी नहीं जल्दी और इतनी इंस्टेंटली नहीं होती संगत जी, ये बात तय है। नहीं तो गुरुजी से तो मैं 3 साल से जुड़ी हूँ, ये सब चीजें पहले ही हो जानी चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम फ्लैट पहले नहीं ढूंढ रहे थे, हम ढूंढ रहे थे, कम से 2 साल हो रहे थे फ्लैट ढूंढते ढूंढते, फ्लैट ही नहीं मिल रहा था। अभी अमृतवेला के ड्यूरेशन में क्यों मिला? हस्बैंड का काम भी 2 शुरू करवा दिए गुरुजी ने, वो भी अमृतवेला के ड्यूरेशन में हुआ, और प्लॉट भी बिकवा दिया। बहुत सारे काम हो गए। मतलब ये मान के चलो कि मेरे एक फ्लैट पे कुछ ऊपरी चक्कर भी किया हुआ था किसी ने। 4-5 महीने पहले, मतलब पहले ही, लास्ट ईयर मैंने एक मोमडन फैमिली को दे दिया था वो फ्लैट अपना रेंट के लिए। तो संगत जी बुरा मत माना, और मैं वो फैमिली को भी बुरा नहीं कह रही, और कोई धर्म बुरा नहीं होता है, पर कोई मजबूरी या परिस्थिति ऐसी होगी उनके साथ में। तो क्या हुआ कि उन्होंने जब खाली किया तो मेरा फ्लैट किराए पे नहीं चढ़ रहा था, जबकि वो फुल फर्निश था। और वो फ्लैट ऐसा था, उसके इतने पॉजिटिव वाइब्स थे कि वो कोई सेकंड कस्टमर, सेकंड किराएदार तो आता ही नहीं था। जो पहली बार में आया वो सीधे किराया ही डालता था और वो ले ही लेता था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जितने किराएदार आए उसमें से 2-4 लोग ये बोलते कि मैडम अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे। मैं बहुत टेंशन में आ गई। मैंने कहा ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, जबकि मैं खुद रही हूँ, और वहां जो भी रहा है वो बहुत, उसने बोला कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और पहली बार में उठ जाता था। अभी क्या हो गया ऐसा? फिर दिमाग में ये रहा कि आते हैं किराएदार और ले नहीं रहे हैं, कभी मैं मना कर दूं, कभी किराएदार मना कर दे, हो ही नहीं रहा था, चढ़ ही नहीं रहा था। फिर अमृतवेला के ड्यूरेशन में ही माइंड में क्लिक हुआ मेरे, मैंने कहा कहीं ऐसा कोई तो कुछ नहीं, ऊपरी चक्कर हो, कुछ हो, मेरे किसी ने कुछ कर दिया हो। तो मैंने 1-2 लोगों से पूछा,
मैंने कहा कि ऐसी-ऐसी बात है और वो चढ़ नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि आपको हम बताएँ कि वो जो फैमिली रही थी, उसने कुछ किया है। मतलब कुछ बंधेज टाइप का कर देते हैं। शायद उनकी वाइफ़ को कुछ ऊपरी हवा परेशान करती होगी, तो उन्हें बंधेज किया होगा कि कोई हवा ऐसी नहीं आए। कुछ तो भी किया होगा, मैं उनको गलत नहीं बोल रही, उन्होंने तो अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन वो जो भी कुछ करके गए, वो खोल के नहीं गए। तो वो प्रॉब्लम क्या है, मेरे फ्लैट पे बनी रही। तो फाइनली फिर क्या हुआ कि मैंने किसी मोमडन भैया ही थे, उनसे बात करी, मैंने उनको प्रॉब्लम बताई, उन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं है दीदी, मैं सब ठीक कर दूँगा। वो गए, मेरे जाने से पहले ही, संडे के दिन गए, उन्होंने ओसारा किया और आप संगत जी यकीन नहीं करेंगे, उसी दिन पार्टी ने मेरे को रेंट डिपॉज़िट कर दिया। शाम तक मेरे पास रेंट आ गया। मतलब जो भी बंधेज था, वो गुरुजी ने कैसे और माइंड में भी मेरे मैं ये सोच रही थी कोई मोमडन ऐसा मिल जाए जो उसारा कर सके, जो ठीक कर सके। गुरुजी से फिर मैंने अर्जी की, मैंने कहा गुरुजी मैं क्या करूँ? किससे करवाऊँ ये ठीक? तो गुरुजी ने फिर वो उन भैया का नाम लिया कि इसको फ़ोन कर। मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया, उन्होंने फिर वो नेक्स्ट डे संडे ही था, पापा के साथ गए, सब उसारा वगैरह किया और शाम को पार्टी ने किराया कर दिया। फिर मैं बेटी को लेके जब आई यहाँ पर शादी की वजह से, तो देन शादी के ड्यूरेशन में तब वो पूरे ड्यूरेशन नहीं हुआ था, अमृत वेला का पूरा ड्यूरेशन नहीं हुआ था। तो वो फिर मैंने किया तब। वहाँ पर रेंट एग्रीमेंट हो गया उस ड्यूरेशन में। तो फ्लैट भी चढ़ गया, एग्रीमेंट भी बन गया उसी ड्यूरेशन में। तो और एक फ्लैट मेरा और खाली था, तो वो फिर मेरा जो है अमृत विला वो जब अमृत विला पूरी कंप्लीट हो गई, तो तब मेरा चढ़ गया। तो इस तरीके से अमृत वेला में बहुत सी चीज़ें हुई हैं, जो मैं सोच नहीं सकती थी, अनबिलीवेबल था और बिना गुरुजी के और बिना अमृत वेला के हो नहीं सकता था। मेरा मतलब मेरा जो सपना था वो गुरुजी ने पूरा किया। जो अड़ंगे थे हमारी लाइफ में, जो हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो गुरुजी ने फ्लैट चेंज करवा दिया और जो टोने-टोटके का कुछ था असर, वो गुरुजी ने ठीक करा दिया। संगत जी बहुत सी चीज़ें होती हैं, अपने को नहीं पता होता कि नहीं कैसे हो रही है, क्या हो रही है, उसको ड्यूरेशन लगता है, टाइम लगता है। लेकिन जब हम भगवान के लिए टाइम देते हैं, हम क्योंकि अमृत वेला में किसी की भी आँख नहीं खुलती है, वो बहुत चैलेंजिंग काम है, लेकिन भगवान भी बिल्कुल, देखते हैं कि बहुत ये सही मेरे है। लिए जब समय निकाल रहा है तो भगवान और वो भी जब भगवान खुद धरती पे होते हैं, तो संगत जी आपकी एक विश भी आपकी खाली नहीं जाएगी, अगर वो वाजिब है, सही है तो। आप जो भी कर रहे हो, चाहे गुरुजी के जन्मदिन पे करो, चाहे आगे-पीछे करो, अगर आपको लग रहा है कई बार क्या होता है संगत के मन में बहुत भाव आता है कि मैं गुरुजी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं गुरुजी के साथ बातें करना चाहती हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ? तो संगत जी उसमें सिर्फ एक काम करो, भले ही आप घर में अकेले हो, आप गुरुजी की प्लेलिस्ट देख लो, जो भी है शबद प्लेलिस्ट 1 घंटे की, तो वो आ जाएगी और वो चलाओ और बैठो आप और गुरुजी के साथ मेडिटेशन करो। संगत जी आपको इतना अच्छा लगेगा ना, किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, मत करो। अगर आपको लग रहा है मैं लंगर नहीं कर पाऊँगी, कोई बात नहीं, 1 घंटे का कर लो। चाय, समोसा, प्रसाद, कड़ा प्रसाद रख दो कि गुरुजी ने ये थोड़ी ना बोला है कि 2 घंटे का ही होना चाहिए या 100 लोग ही आने चाहिए। 2 संगत या हम खुद अकेले भी सत्संग कर सकते हैं। तो ये गुरुजी से जुड़ने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। हमें डायरेक्ट कनेक्शन करना है, तो डायरेक्ट ही बैठो आप। जिसमें आपको लग रहा है मन में भाव है, तो वो सारे भाव आप व्यक्त करो, गुरुजी के साथ बैठ के। गुरुजी ने कोई रूल्स नहीं बनाए हैं और कोई बोलता भी है तो प्लीज़ इग्नोर करो, कोई रूल नहीं है। गुरुजी सिर्फ भाव चाहते हैं वो, हमारी फीलिंग्स, उनके हमारा तो प्यार इसके चाहते हैं वो। अलावा